हम बारीकी से अपने पोलिंगों को मजबूती के साथ देख रहे थे, सड़क पे भी बराबरी ताकत से दिखा रहे थे। ये तो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी। कांग्रेस ये चाहती थी कि मुझे बीजेपी की भी टीम घोषित कर दिया जाए, और घनश्याम सिंह ने आखिरी में दतिया में जो चुनाव लड़ा था वो 2008 में लड़ा था, और नरोत्तम मिश्रा से वो हारे थे, तीसरे नंबर गए थे, राजेंद्र भारती दूसरे नंबर आए थे। तब से वो सेवड़ा छोड़ के भागे। दोनों के बीच, नरोत्तम और घनश्याम सिंह के बीच एक डील हुई थी। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव पर देश भर की नजरें टिकी हुई हैं। यहां पर मुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के अलावा आजाद समाज पार्टी का भी है, यानी कि दामोदर यादव जो आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट हैं वो भी यहां पर दम लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वोटिंग के बाद जो आरोप प्रत्यारोप और बातें निकल कर आ रही हैं वो किसी और तरफ इशारा करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के कैंडिडेट ने एक दूसरे के ऊपर, यानी कि कांग्रेस के कैंडिडेट घनश्याम सिंह ने पूर्व कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती पर कई गंभीर आरोप लगाए, तो कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने भी उसका जवाबी हमला बोला। सवाल इस बात को लेकर उठा है कि क्या पूरा का पूरा चुनाव नरोत्तम मिश्रा प्रायोजित था, क्योंकि कांग्रेस के विधायक पूर्व विधायक पर और मौजूदा प्रत्याशी पर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इसी बीच आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट दामोदर यादव ने भी कुछ बड़ा खुलासा किया है। तो ये खुलासा आखिर है क्या? क्या वाकई में दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर पहले से ही स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी? बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा कांग्रेस पार्टी में बिखरेपन का होने का शिकार होने का आरोप लगा रहे थे, तो वहीं कांग्रेस पार्टी बीजेपी के अंदर की गुटबाजी को हवा देती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर वोटिंग हो जाने के बाद जो कुछ खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है वो कई तरह के नए संकेत देता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दामोदर यादव जी मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे उपचुनाव को लेकर वोटिंग हो जाने के बाद क्या कुछ उनको नजर आ रहा है। दामोदर जी, सबसे पहले तो आप ही के बारे में, क्योंकि आपने आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ा, पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ा। सबसे ज्यादा यदि चर्चा थी तो आपके नाम को लेकर थी। कहीं कोई कह रहा था कि दामोदर यादव सियासी गणित बिगाड़ते हुए नजर आएंगे, तो कहीं कोई लोग दावा करते हुए भी नजर आए कि दामोदर यादव जो है अब तीसरा विकल्प के रूप में उभरते हुए दिखाई देंगे। सबसे पहले यही जानना चाहूंगा कि क्या दामोदर यादव वोटिंग के बाद ये मानकर चल रहे हैं कि दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव में वोटरों ने दामोदर यादव के नाम पर भरोसा जताया? निश्चित रूप से अनुराग जी, अगर आप देखेंगे, टर्नआउट को देखेंगे, तो पिछले 3 बार, अगर आप 23 को देखें, अगर आप 18 को देखें और उसके पहले का भी देखेंगे, तो 3 बार से सबसे कम वोटिंग इस बार हुई है। लास्ट टाइम से अगर कंपेयर करेंगे तो 20,000 वोट कम डले हैं। और ये वोटिंग कम इसीलिए हुई है क्योंकि राजेंद्र भारती और नरोत्तम मिश्रा दोनों ने ही अपनी अपनी पार्टियों को हराने की बजाय दूसरी पार्टियों को वोट देने की अपील लोगों से की। तो जो उनके समर्थक थे या जो उनके प्रभाव वाले लोग थे, निश्चित रूप से वो लोग कंफ्यूज हुए और वो वोट डालने नहीं गए। लेकिन जो आजाद समाज पार्टी का वोट बैंक था, जो आजाद समाज पार्टी के समर्थक थे, एससी जो हमारा बेस था, वो एससी 90 to 95% वोट कर चुका है। माइनॉरिटी के लोगों ने भी 85% वोटिंग की है, जो हमारे आंकड़े हैं। और पोलिंग वाइज हमने आंकड़ा निकाला है, तो निश्चित रूप से इन दोनों की लड़ाई का भी हमको फायदा मिल रहा है। और ऐसे में कंफ्यूजन की स्थिति में भी 2 से 4% वोटर ऐसे हैं जिनने कहा कि इन दोनों को आपस में लड़ने दो, हम नए विकल्प को एक बार मौका देके देखते हैं। इसलिए आजाद समाज पार्टी जीतने जा रही है। दामोदर जी, आप तो पूरा जातिगत समीकरण समझाते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या ये पूरा का पूरा चुनाव जातीय आधार पर लड़ा गया? निश्चित रूप से ये सामाजिक न्याय की लड़ाई के रूप में हमने इस चुनाव को बनाया था। और हमारा कहना यह था कि जहां भाजपा ने और कांग्रेस ने ऐसे 2 व्यक्तियों को टिकट दिया, ऐसी जाति के लोगों को टिकट दिया कि उन दोनों जातियों का मिला लें तो 20,000 वोट होता है, और 2 लाख वोट बिल्कुल खाली बैठा है, अपने आप को ठगा महसूस कर रहा था। उसके पहले राजेंद्र भारती लड़ते थे तो वो भी ओबीसी में आते थे, तो ओबीसी का भी टिकट काट के एक ठाकुर समाज के व्यक्ति को दिया, और मिश्रा जी गए और तिवारी जी आ गए। तो स्वाभाविक तौर पर 2 लाख वोटर ने ये तय किया कि इस बार हमें सामाजिक आधार पर निर्णय करना है, और हुआ है। हम तो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग ही, तो हम तो खुल के कहते हैं, इसको जातिगत दतिया जी, सोच दत, या
जी, जी। दामोदर जी, हम खुद दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव में कवरेज में गए थे, लेकिन वहां लोग ये कहते हुए सुनाई दिए कि शुरुआती तौर पर तो दामोदर यादव जो है टक्कर में नजर आ रहे थे, लेकिन वोटिंग के ठीक पहले आपकी कुछ सक्रियता कम हो गई। क्या वाकई में आपको लगता है कि आप वोटिंग के पहले कुछ कम एक्टिव हो गए, कोई वजह? नहीं, ये जो नैरेटिव है वो जानबूझ के सेट किया गया था और ये हम्म। एक जो दुष्प्रचार कुछ मीडिया तंत्र जो होता है, मीडिया तंत्र के लोगों को भी ये लगता है कि कोई तीसरी ताकत तो कभी इस लायक हो नहीं सकती। भाजपा और कांग्रेस को ही उस नज़र से चश्मे से देखते रहते हैं। अगर आप देखेंगे तो 28 तारीख को प्रचार बंद हुआ। 27 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं चंद्रशेखर आजाद जी ने दतिया में आके इतना बड़ा रोड शो किया कि उससे आधा भी बीजेपी कांग्रेस नहीं कर पाई और 30 को वोट पड़ना, 28 को प्रचार बंद होना है। और बड़े स्वाभाविक सी बात है, 26 तारीख को हमने 2 बड़ी सभाएं की, एक वसई में की और एक उदगवा बेल्ट में की। बहुत ज्यादा बड़ी सभा हुई, उससे आधी संख्या भी कोई नहीं कर पाया। तो सक्रियता कैसे कम हो सकती है? हम लोग मैनेजमेंट वाले लोग हैं, हम बारीकी से अपने पोलिंगों को मजबूती के साथ देख रहे थे, सड़क पे भी बराबरी ताकत से दिखा रहे थे। ये तो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी। असल में कांग्रेस ये चाहती थी कि मुझे बीजेपी की भी टीम घोषित कर दिया जाए और वोटर कंफ्यूज हो जाए, लेकिन अब वही यही कांग्रेस की सवाल मैं पूछ रहा असलियत था। लोगों के सामने आ गई है। अच्छा दामोदर जी, आपने अभी हम आपको सुन रहे थे, आपने इस बात को लेकर आरोप लगाया कि कांग्रेस का जो कैंडिडेट है घनश्याम सिंह, वो नरोत्तम मिश्रा का सपोर्टर है। एक तरीके से आपने बोला कि उनके समर्थन से वो चुनाव लड़ते हुए नजर आए। बिल्कुल सही है भाई। असल में घनश्याम सिंह और मैं 2 चुनाव पहले भी आमने सामने लड़ चुके हैं। ये तीसरा चुनाव हम लोगों का है। दोनों ही हम शेवड़ा विधानसभा से लड़ते थे और शेवड़ा के अंदर घनश्याम सिंह ने आखिरी में दतिया में जो चुनाव लड़ा था वो 2008 में लड़ा था और नरोत्तम मिश्रा से वो हारे थे, तीसरे नंबर गए थे। रायन भारती दूसरे नंबर आए थे। तब से वो शेवड़ा छोड़ के भागे। दोनों के बीच, नरोत्तम और घनश्याम सिंह के बीच एक डील हुई थी कि आप शेवड़ा हम्म। लड़ोगे, हम आपकी मदद करेंगे और दतिया में वो नरोत्तम मिश्रा की मदद करेंगे। और ये डीलिंग सिर्फ एक राजनीतिक डीलिंग नहीं थी, बल्कि इसमें पैसे का सबसे बड़ा रोल था। और इसके बाद हर चुनाव में, चूंकि मैं वहां स्वयं चुनाव लड़ता था घनश्याम सिंह के सामने, तो 18 में भी, 13 में भी और 23 में भी नरोत्तम मिश्रा के द्वारा फंडिंग घनश्याम सिंह को की गई शेवड़ा के अंदर। अब जब दतिया का चुनाव आया तो आपको याद होगा, पीसीसी चीफ का आपने भी कई बार सवाल उनसे पूछे थे, मैं आपका देखता रहता हूँ। तो पीसीसी चीफ कह रहे थे कि राजेंद्र भारती के बारे में बहुत सिंपैथी है और उनके परिवार को हम मौका देंगे। लेकिन फिर राजेंद्र भारती को मौका वही पीसीसी चीफ ने नहीं दिया, क्योंकि जब नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ रहे थे और दामोदर यादव चुनाव लड़ रहे थे तो नरोत्तम चाहते थे कि हर हाल में राजेंद्र भारती और दामोदर यादव के बीच टकराहट हो तो हम उनको लाभ मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही नरोत्तम का टिकट कटा तो वही भाषा पीसीसी चीफ भी बोल रहे थे। लेकिन जैसे ही नरोत्तम का टिकट कटा और नरोत्तम ने जीतू पटवारी को बोला कि अब आप घनश्याम सिंह को टिकट दो, तो घनश्याम सिंह का टिकट नरोत्तम के कहने से जीतू पटवारी ने किया। जीतू पटवारी हो, घनश्याम सिंह हो या राधोगढ़ वाले राजा महाराजा तथाकथित लोग हो, ये सब बीजेपी की बी टीम है। ये मेरा खुला आरोप है और मैं इसके प्रमाण भी दे सकता हूँ, तब जब वो इसको नकारेंगे तब। तो दामोदर जी, माने क्या ये उपचुनाव में पहले से स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी, वोटिंग से पहले ही सब कुछ सेट हो गया था मामला, आप यदि कह निश्चित रहे हैं रूप तो? से, निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए, ये इसमें मुझे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है कि ये चुनाव पूरा नरोत्तम मिश्रा ने इसका प्लान किया था। और ये हम्म। केस राजेंद्र भारती का निकलवाना, फिर उसमें फॉलो करके, निश्चित रूप से राजेंद्र भारती की कुछ कमियां रही होंगी, इसलिए उन पर सजा होनी थी उनको। तो वो उसको हम्म। फॉलो अप करा के हर 15-15 दिन में, 7-7 दिन में एक तारीख लगवा के और जल्दी से उनकी हम्म। संस्था खत्म करा के, नरोत्तम मिश्रा को बहुत छटपटाहट थी कि वो कैसे भी मंत्रिमंडल का हिस्सा बन जाए। तो अब जब नरोत्तम मिश्रा को किसी ने आउट कर दिया तो उन्होंने उसी दिन कसम खा ली थी कि हमें हर हाल में भाजपा को बुरी तरह से हराना है। और बुरी तरह से हराने के लिए फिर उन्होंने एक कैंडिडेट भी चूज किया कि उनको लाया जाए, उनको लड़ाया जाए। तो ये सब निश्चित रूप से पहले तय हो गया था। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि हम लोग इसके लिए मानसिक रूप से तैयार थे कि मनवादी सोच के लोग हों या सामंतवादी सोच के लोग हों, ये तो दामोदर यादव आजाद समाज पार्टी को रोकने की कोशिश करेंगे ही। तो हमारी हाँ। तैयारी में कोई कसर नहीं थी, जैसे इन दोनों के हम्म। एक होने के बाद भी आजाद समाज पार्टी जीत रही। तो दामोदर जी, क्या माने यदि यदि बीजेपी नरोत्तम मिश्रा
के कहने पर घनश्याम सिंह को टिकट मिला, तो सियासी समीकरणों में यदि हम देखें तो बीजेपी और कांग्रेस में किसका पलड़ा आपको भारी नजर आता है? इन दोनों में से तो पलड़ा किसी का भारी नहीं, दोनों बिल्कुल बराबरी पे रहेंगे। एक आध हजार वोट 2000 वोट का दोनों में अंतर रहेगा, लेकिन इन लोगों से कहीं आगे आजाद समाज पार्टी रहेगी। देखिए मुझे दो भी चीजें बड़ी अजीब लेकिन लगी। लेकिन लेकिन दामोदर जी, ये तो माने कि नरोत्तम मिश्रा बीजेपी को हराने के लिए क्या घनश्याम सिंह को उन्होंने टिकट दिलवाया, आप जैसा कह रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से। हाँ, बिल्कुल। तो अब क्या बीजेपी को आपको लगता है? हराने के लिए बीजेपी को हराने के लिए उनने ना सिर्फ टिकट दिलवाया, बल्कि कोई बंटी गौतम है, उन्हीं के परिवार का कोई है, उसने फंडिंग की, कहाँ पैसे दिए, कितने दिए, मुझे ये भी मालूम है आके। और उसके साथ साथ नरोत्तम मिश्रा के 90% लोगों ने, जो उनके सील लगे हुए लोग हैं, पक्के लोग हैं, उन सब ने कांग्रेस का काम किया। नरोत्तम मिश्रा के भाई, सगे भाई श्रीमंत, उन्होंने खुद बसई में सबको फोन करके, जो बसई में उनका नेटवर्क है, उन सबको कांग्रेस के साथ एक्टिव करने का काम किया। लेकिन मैं स्पष्ट तौर पे आपसे कह रहा हूँ कि इन दोनों के एक होने के बाद भी हम जीतेंगे। वही वही मेरा सवाल था दामोदर जी, यदि बीजेपी कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है, नरोत्तम मिश्रा के समर्थक लोग कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस मजबूत हो गई वहां पर? हाँ, मैं मानता हूँ कि कांग्रेस जो 20,000 पे थी, अब वो 50,000 के आसपास खड़ी। कांग्रेस तो 20,000 पे रहती। अगर नरोत्तम मिश्रा सपोर्ट नहीं करते तो 20-25,000 पे रहती। अब वो 45,000 के आसपास खड़ी और 50,000 के आसपास खड़ी, मैं स्वीकार करता हूँ। इसलिए त्रिकोणीय मुकाबला है, बहुत जबरदस्त मुकाबला है। लेकिन चूंकि इसको आपको समझना होगा कि वहां के जातिगत समीकरणों में जो 40,000 से अधिक जो जाटा बहिरवार वोट है, उसने किसी की बात नहीं मानी और उसने 90% वोट किया। उस 90% वोट में पड़े हुए वोट में 90% वोट आजाद समाज पार्टी को दिया। इसके अलावा जो सोशल इंजीनियरिंग की हम लोग बात करते हैं, वो सभी सपोर्ट हमें मिला है। इसलिए वहां भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुई है। मैं इस बात को बहुत स्वीकार करता हूं कि बहुत कमजोर हुई है और भारतीय जनता पार्टी का वोट बीजेपी कांग्रेस को शिफ्ट हुआ है। तो अब निश्चित रूप से 3 हिस्से में जब वोट बढ़ता है, हम जैसे लोग, हमारे जैसे दल, तो त्रिकोणीय संघर्ष को ही कंफर्टेबल मानते हैं। ये स्थितियां जो है हमारे लिए बहुत अच्छी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दामोदर जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपको हम बधाई देते हैं कि नतीजे आते हैं तो वो कुछ अच्छे संकेत निकल लेकर आए। लेकिन अच्छे मध्य ही प्रदेश के निकलेंगे दतिया इमरान जी। विधान एक चीज, आप तो पूरे प्रदेश को देखते हैं, जानते हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत बुद्धिजीवी पत्रकार हैं और निष्पक्ष भी हैं। उस नाते मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये दतिया के जो चुनाव है, ये 2028 की तैयारी है हमारे लिए। ये एक बानगी है, एक छोटा सा। इसके बाद मुरैना टू सिंगरौली 78 सीट्स पे हमने तैयारी शुरू कर दी है। अभी भी मैं जहां जा रहा हूँ, अभी बुंदेलखंड के 22 विधानसभाओं के प्रमुख प्रमुख लोगों को मैंने बुलाया है। मेरा दिन खाली था तो मैंने कहा एक भी दिन खाली नहीं जाने दूंगा, हमें 28 का ध्यान रखना है। हमने 28 की तैयारी शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के लिए तैयार रहे आप सब, इसके लिए मानसिक रूप से कि मध्य प्रदेश 2 दलीय नहीं, एक तीसरी बड़ी ताकत बन के खड़ा हो रही है। तो मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा सीट पर नजरें हैं और राजनीतिक दलों की नजरें 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हैं। लेकिन दतिया के विधानसभा के चुनाव में जो मतदाता का वोट है, वो किस करवट बैठेगा, ये नतीजे 3 अगस्त को घोषित होने वाले परिणामों से साफ हो पाएगा। लेकिन फिलहाल जो दतिया विधानसभा सीट पे उपचुनाव में वोटिंग के बाद सब कुछ निकल कर आ रहा है, वो इस बात के संकेत देता हुआ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस के अंदर, बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं गुटबाजी थी और इसका फायदा जो है तीसरा मोर्चा को मिलता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल दतिया उपचुनाव को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।